हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे ग्रेच्युटी के बारे में, जो इनकम फ्रॉम सैलरी का ही पार्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मेनली क्या है कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर वो स्टूडेंट जो बीकॉम में पढ़ रहे हैं या अकाउंटिंग इनकम टैक्स की नॉलेज ले रहे हैं। तो बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं ग्रेच्युटी क्या होता है। द वर्ड ग्रेच्युटी इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ग्रेच्युटियस विच मीन्स गिफ्ट और प्रेजेंट। भाई सीधी सी बात है कि ग्रेच्युटी का मतलब है गिफ्ट या प्रेजेंट। ये मेनली ग्रीक वर्ड से लिया गया है वर्ड। ग्रेच्युटी मीन्स अ लंप सम पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को एक लमसम पेमेंट देना। कब देना? व्हेन ही रिटायर्ड इन द केस ऑफ टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन कब भी हो सकता है? पास्ट सर्विसेज, जो पुरानी सर्विसेज उसने पूरे जीवन काल में या पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करी है किसी जॉब के लिए, उसको फाइनली जो एक रिवॉर्ड की तरह, एक गिफ्ट की तरह एक लमसम पेमेंट देना ही ग्रेच्युटी कहलाती है। इसको हम देखा जाए, अगर इसको हम देखें तो रिटायरमेंट बेनिफिट है जो लॉन्ग और अनलिमिटेड सर्विस के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, ग्रेच्युटी सिंपल सी वर्ड हो गया कि भाई आपको जो गिफ्ट मिलता है या एक लमसम पेमेंट अमाउंट मिलता है आपके ओनर के थ्रू या कंपनी के ओनर के थ्रू टू द एम्प्लॉय, कर्मचारी को जो दिया जाएगा वो। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हेन। अब ये बात आती है कि ग्रेच्युटी व्हेन पेएबल, मतलब कब ग्रेच्युटी दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेच्युटी व्हेन पेएबल, कब दी जाएगी। अब इसमें आता है कि ग्रेच्युटी शैल बी पेएबल टू एम्प्लॉय। अब किसको दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये पहला पॉइंट है, ये थोड़ा नोट करते रहिए आप। हु हैज रेंडर्ड द कंटिन्यूअस सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेच्युटी इसी को मिलेगी जिसकी 5 साल से कम की सर्विस, ये 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए, अबव 5 ईयर्स। ठीक है, ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई 5 साल से पहले कोई एम्प्लॉयमेंट छोड़ता है या जॉब छोड़ता है, उस केस में ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। देयर शुड बी अ मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 5 ईयर्स ऑफ जॉब। बट इन केस ऑफ एनी डेथ, अब ये एक चीज़ है कि अगर कोई सुपर एन्युएशन हो जाता है या रिटायर हो जाता है या रिजाइन दे देता है, ठीक है, बिफोर 5 ईयर्स तो होने चाहिए, तभी वो ग्रेच्युटी मिलेगी उसको। ठीक, एक फाइनल पॉइंट है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन हिज डेथ। अगर किसी की डेथ हो जाती है, डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिसीज, 5 ईयर्स शैल नॉट बी नेसेसरी। 5 साल जरूरी नहीं है। अगर किसी की डेथ हो जाती उस केस में, या कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है जो उसके लिए डिसेबलमेंट आ जाता है किसी एम्प्लॉय को, उस केस पर 5 ईयर की जॉब की सर्विस, 5 ईयर सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, आगे हम बात करते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज किस बेस पे लगाया जाता है। इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव बाय एम्प्लॉय ऑन लिविंग द जॉब इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। अगर कोई ग्रेच्युटी रिसीव करता है बाय एम्प्लॉय ऑन लीविंग द जॉब, जॉब छोड़ने की वजह से, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई जॉब छोड़ता है उस केस पर ये टैक्सेबल हो जाएगा। और कितना टैक्सेबल होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 में क्लेम करने के बाद जो बचेगी अमाउंट वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक, सेकेंड, इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव बाय लीगल हायर ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय, it is taxable under the head of income from salary, income from other source after claiming the exemption under section 10(10). इसका मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयड पर्सन है और उसके ग्रेच्युटी उनके ऑन जॉब अगर कोई एक्सपायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, उस केस में वो डिसीज्ड एम्प्लॉय के जितने भी उत्तराधिकारी हैं, जो भी उत्तराधिकारी होगा, लीगल हायर मतलब उत्तराधिकारी, वारिस जिसे हम बोलते हैं, वो उसकी जो इनकम होगी वो सैलरी के अंदर नहीं आएगी। वो कहाँ आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
क्योंकि उस पर्सन की वो इनकम अदर सोर्स की पर्सन की इनकम हो जाएगी, क्योंकि लीगल हायर्स को ये पेमेंट देना पड़ेगा। जितना भी उसको डिडक्शन मिलेगा या एग्जम्पशन मिलेगा, उसके बाद जितना भी टैक्सेबल अमाउंट आएगी, जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसको, या जिसे हम बोलते हैं लीगल हायर, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, अदर सोर्स के अंदर आएगा ये हेड, ये ध्यान रखना, जो भी इनकम उसके पास आएगी। ठीक, आगे हम बात करते हैं ग्रेचुटी के बारे में कि भाई ये ग्रेचुटी जो है कौन से सेक्शन के अंदर आती है। कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि ग्रेचुटी कौन से सेक्शन के अंदर आती है, थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको। ग्रेचुटी जो है उसका सेक्शन जो है हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसको भूल गए तो दिक्कत आपको आएगी। सबसे पहली बात है, ग्रेचुटी का जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन है सेक्शन 10। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, ये ग्रेचुटी का सेक्शन है। ठीक है, ग्रेचुटी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस इज फुली टैक्सेबल। ये ध्यान रखना, पूरी तरह टैक्सेबल है। अगर आपने कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में अगर आपने ग्रेचुटी रिसीव कर रखी है, उस केस में अगर कोई जॉब के दौरान ही अपनी ग्रेचुटी के अमाउंट निकाल लेता है तो पूरी की पूरी तरह टैक्सेबल होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। देन एक पॉइंट और आता है, अब यहाँ पर मैक्सिमम जो आपका आजकल जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन अंडर द सेक्शन ऑफ लाइफ टाइम एसएससी कैन नॉट एक्सीड 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख मैक्सिमम जो एग्जाम्पशन मिलेगी, छूट मिलेगी, वो 20 लाख से ऊपर नहीं मिल सकती है। अगर किसी को ग्रेचुटी 25 लाख मिलती है तो मैक्सिमम लिमिट जो होगी 20 लाख होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। Completed year of services include period of service which current employee as well as previous employee। ये थोड़ा याद रखना है कि आपको अगर कभी जब ग्रेचुटी का कैलकुलेशन होगा, मैं आगे आपको कैलकुलेशन एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन करते समय कंप्लीट ईयर किसको माना जाएगा। क्योंकि अगर कोई एक जॉब छोड़ता है दूसरी जॉब में जाता है तो उसको वहाँ भी ईयर काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ करेंट एम्प्लॉय एज वेल एज प्रीवियस ईयर एम्प्लॉयज़ के और करंट ईयर एम्प्लॉयज़ के दोनों केस पे आपको क्या करना है, ईयर्स काउंट करने। अब यहाँ पर है कि इफ़ नो ग्रेजुटी हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय एट दैट टाइम, अगर कोई ग्रेजुटी पुराने एम्प्लॉय से नहीं गेट की गई है तब उस केस में आएगा कहाँ पर, जहाँ पर आपको क्या करंट एम्प्लॉय और प्रीवियस एम्प्लॉय दोनों के कंप्लीटेड ईयर्स गिवन ना हो। अब एक रूल है, रूल ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट। अब 3 केस मैंने आपको बता दी हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट ऑफ ग्रेजुटी क्लास के बारे में देख लेते हैं। एक तो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, एनी अमाउंट रिसीव बाय सच अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इसके केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पूरी के तो पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता है, ये याद रखना है आपको। जो भी ग्रेचुटी मिलेगी वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, अब आता है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब इसमें 2 चीज़ें आती है, एक आती है आपकी जो एक्ट के अंदर कवर्ड होता है अंडर सेक्शन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ये ग्रेचुटी एक्ट कई बार पूछता है कि 1972 पे एप्लीकेबल था, और कोई ग्रेचुटी अगर किसी को ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट उस पर लागू नहीं होता है, या उस ग्रेचुटी जो स्कीम है उस पर ग्रेचुटी एप्लीकेबल नहीं होती है, ग्रेचुटी एक्ट 1972 नहीं एप्लीकेबल होता, उस केस में 2 केस बनते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो पूरे तरह टैक्स फ्री है। सेकंड केस बनता है अगर एम्प्लॉय जो है पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड है, और तीसरा बनता है जो कि अगर वो ग्रेचुटी एक्ट के अंतर्गत नहीं है। ठीक, ये नॉट अप्लीकेबल है, थोड़ा ये ध्यान रखना, नॉट कवर्ड और ये कवर्ड है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें बनती है। पहले वाले केस में है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट होता है। अब इसका मैं एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले 3 चीज़ें देखी जाती है, 15 डेज ऑफ सैलरी, 15 दिन की कंप्लीटेड ईयर्स सर्विस, ये याद रखना है। अगर आप कवर्ड हैं तो कंप्लीटेड ईयर्स मानी जाएंगे। और दूसरा है 15 डे मैक्सिमम जो है 20 लाख, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 20 लाख,
और एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल ग्रेचुइटी जो भी अमाउंट मिलेगी वो, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। अब एक चीज़ आती है दिमाग में, भाई 15 डेज सैलरी कैसे निकालें। यहाँ पर एक फॉर्मूला 15 डेज निकालने के लिए 15/26, ये मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको तब बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जब आप एक्ट के अंदर कवर्ड होते हैं, ये ध्यान रखिए, एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड होते हैं, उस केस में 6 मंथ से ऊपर होने पर, अगर किसी की ईयर्स जो हैं 11 ईयर्स और 9 मंथ हैं, तो उस केस में 6 मंथ से ऊपर, 6 महीने से ऊपर होने पर नेक्स्ट ईयर माना जाएगा। दैट मीन्स 12 ईयर की सर्विस मानी जाएगी, ये इसका मतलब ये है, ठीक। अब यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है ये भी बता देते हैं। सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस, यहाँ पर एक चीज़ और मिस हो गया, डी। दो चीज़ आती हैं जब आपका कवर्ड होता है अंडर 72 के अंतर्गत, ग्रेचुइटी जो होती है एक्ट 1972 के अंतर्गत अगर आप कवर्ड हैं तो उस केस में सैलरी की मीनिंग होती है बेसिक प्लस डी, ठीक। इसी का रिवर्स है, आप देखिए जब आप कवर्ड नहीं होते तो तीन चीज़ें यहाँ पर भी देखनी पड़ती है। हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ सैलरी, जितने भी आपने कंप्लीटेड ईयर, यहाँ पर कंप्लीटेड ईयर है, मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल लिया 11 ईयर्स 9 मंथ, तो 9 मंथ को काउंट नहीं करेंगे, बस 11 साल ही माना जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। एक और आता है मैक्सिमम जो है आपका 20 लाख है, जो यहाँ पर भी है, और एक्चुअल ग्रेचुइटी, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा या एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हाफ मंथ सैलरी कैसे निकलेगी, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, पिछले 10 महीनों की, जब कोई रिटायर होता है उसके पिछले 10 महीने निकालने पड़ते हैं, उसकी एवरेज सैलरी का हाफ जो होता है इनटू कंप्लीटेड ईयर्स निकाला जाता है। उसको निकालने के बाद एक ये निकल जाएगा और 20 लाख दूसरा, और तीसरा एक्चुअल ग्रेचुइटी, जो इन तीनों में जो सबसे कम होगा, मिनिमम जो होगा वो आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी की मीनिंग आती है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस परसेंटेज कमीशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप एक न्यूमेरिकल करेंगे जल्दी से। न्यूमेरिकल में क्या क्या है आपको एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। आफ्टर सर्विंग फॉर 35 ईयर्स 11 मंथ, एक एम्प्लॉय है मिस्टर राज करके, रिलायंस इंडस्ट्री में, हु कवर्ड अंडर द पेमेंट एक्ट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर वो कवर्ड है। ये ध्यान रखना, भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर है, तभी मैंने इसको ग्रीन पेन से कर रखा है, देखिए ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर ये कवर्ड है, और ये रिटायर हो रहे हैं 23 में, 31 दिसंबर 2023। अभी कितने साल की सर्विस कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 साल 11 महीने। जब आप कवर्ड होते हैं तो आपका 6 मंथ से ऊपर होने के इस पर आपको नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, और उसको ग्रेचुइटी, एक्चुअल ग्रेचुइटी मिलती है 10 लाख की। आपसे क्या रखा है, हाँ सैलरी भी दे रखी है रिटायरमेंट के टर्म में, बेसिक सैलरी जो है आपका 50,000 और डीए दे रखा है, दोनों चीज़ चाहिए हमें, ये भी दे रखा है। आपसे क्या रखा है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकले, मैं टैक्सेबल भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, जो अंडर सेक्शन 1010 में क्या होगी आपकी छूट मिलेगी, उसको कंप्यूट करना है, ठीक है। अब मैंने थोड़ी चीज़ें पहले से लिखी है ताकि आपका टाइम बच पाए। अब इस कंडीशन में देयर विल बी, इन दिस कंडीशन ईयर्स ऑफ सर्विसेज विल बी 36 ईयर, क्योंकि 36 ईयर इसलिए काउंट होंगे क्योंकि ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर आया है, ठीक है। 35 ईयर्स 11 मंथ है, तो हम इसको 36 ईयर मानेंगे 6 महीने के ऊपर होने पर। हेंस वी विल कैलकुलेट द 15 डेज सैलरी। अब 15 डेज सैलरी कैसे निकाली जाती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मेट बताया। 15 डेज सैलरी यहाँ पर लिखा भी है, देखिए 15 डेज सैलरी। अब पहला पॉइंट है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट होता है, तो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। 15 डेज सैलरी निकालने के लिए क्या होता है, सैलरी इक्वल्स टू द बेसिक सैलरी जो मैंने आपको बताया प्लस टी है। बेसिक आपकी 50,000 आपको गिवन है ये, और 7,000, ठीक, तो ये 57,000 हमारा ये आ गया। अब 15 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ 26 वर्किंग डेज, क्योंकि 26 बाई यहाँ पर फॉर्मूला ही होता है 26, ये देखिए 26 सप्ताह का आपको निकालना पड़ता है, ये 26 बाई 15/26 निकालना पड़ता है फॉर्मूले में। तो हमको निकालना पड़ेगा 57,000, क्योंकि सैलरी हो जाएगी 57,000
इंटू 15/26। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 57,000 इंटू 57,000 इंटू 15/26। इसको सॉल्व आप जब करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद, ये मैंने कैलकुलेटर में पहले से कर चुका हूँ। ये थोड़ा डिसिबल में आ रहा है, हमने राउंड ऑफ कर रखा है 32,885। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना है उसके बाद। अब उसके बाद आप फॉर्मेट बनाएंगे, द ग्रेचुटी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट विल बी द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो सबसे कम होगा उसको, आपके पास तीन चीजें हैं, इन तीनों में जो सबसे कम होगा एग्जेम्प्टेड होगा। 15 डेज ऑफ सैलरी ऑफ लास्ट ड्रॉन, 15 डेज ऑफ सैलरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाली हुआ है 32,000, ये देखिए 32,885 इंटू 36 ईयर, 36 साल। क्योंकि 36 साल कैसे होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिया, 35 साल 11 महीने उसने काम कर रखा है, 35 साल 11 महीने काम कर रखा है। जब 6 महीने से ऊपर हो जाता है तो आपका नेक्स्ट ईयर काउंट होगा, तो 35 के बदले 36 ईयर माना जाएगा 6 महीने से ऊपर होने। कब, जब आप ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर हो। अगर ग्रेचुटी एक्ट कवर के अंदर कवर नहीं होता तो कंप्लीटेड ईयर 35 ईयर ही माना जाता। ठीक, तो ये आप इंटू करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको मैंने कैलकुलेट करके मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका हूँ। 11,83,300 860 सॉरी 860, ये तो आ गया आपकी ये अमाउंट। ठीक है, सेकेंड है मैक्सिमम, आपकी मैक्सिमम जो है वो है आपकी 20 लाख। ये 20 लाख हो गया। तीसरा है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। अब इस केस में इनको ग्रेचुटी कितनी रिसीव हुई है, देखो आपको मैंने बता देता हूँ, ये 10 लाख की ग्रेचुटी रिसीव हुई है, ये देखिए। ठीक है, ग्रेचुटी जो है एक्चुअल वो 10 लाख आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई है। तो आपको देखना एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होगी, इन तीनों में जो सबसे कम होगी, इन तीनों में सबसे कम क्या है, लीस्ट 10 लाख। आपको जो छूट मिलेगी मिस्टर राज को वो 10 लाख की मिलेगी। ये तो हो गया एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो आपसे कंप्यूट करने के लिए कहा था। अगर आपसे कहा जाए कि टैक्सेबल ग्रेचुटी क्या होगी, टैक्सेबल ग्रेचुटी इक्वल्स टू होता है एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव हुई थी आपकी 10 लाख की, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट विद 10 लाख का ही है। ठीक, तो ये हो गया आपका नील, तो छूट कुछ नहीं मिलनी है। अगर इस केस में आपका ये कम आ जाता तो इस केस में हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो था। तो हमने जो निकालना था वो आपको एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालनी थी, जो हमने निकाल चुके हो। क्योंकि आपको तीन चीज़ें देखनी है, एक तो 15 डेज सैलरी, लास्ट ड्रॉन, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख और एक्चुअल ग्रेचुटी। ठीक, और इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो आपका ये था आपका 10 लाख। ठीक है, 10 लाख ही आपका है, तो एक्चुअल ग्रेचुटी ही आपकी 10 लाख है। अब 10 लाख है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी 10 लाख है, तो आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये है, तो टैक्सेबल कुछ नहीं है, ग्रेचुटी में कोई टैक्स नहीं लगना है इस केस पे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या चीज पढ़ा देख लीजिए, आपके जो इम्पोर्टेंट हो ये है। दो केस बनते हैं, आपको याद रखना है। एक तो 1972 के केस में बनता है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको देखने के लिए थैंक यू। एक 1972 बनता है एक्ट, और एक नॉट कवर्ड जब 1972 नहीं होता है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के केस में तो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना ये कंप्लीटेड ईयर्स, आपको ये 6 मंथ से अबव होने पर कंप्लीटेड ईयर एक्स्ट्रा माना जाएगा। यहाँ पर ओनली कवर्ड जो होता है कंप्लीटेड ईयर्स वही कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हाफ मंथ सैलरी ली जाती है। यहाँ पर 15 डेज 15/26 का फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, 15/26 को ध्यान रख, इसका फॉर्मूला मेन है। मैक्सिमम अमाउंट हमारी कितनी है, 20 लाख है, ये भी ध्यान रखना है आपने।
ठीक है, ये जो चीज़ें थी आपके ग्रेचुटी के अंदर थी। फिर भी आप, अगर आपको टाइम मिले तो एक बार और इसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में इस वीडियो के साथ डाल सकते हैं। और देखने के लिए थैंक यू, और बने रहिए चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।